हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अगेन आईसीआर नेट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग प्लान बिल्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसा कि रोज हम जो है एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर जो है डिस्कशन आगे प्रोसीड करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर आज भी हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है इनको जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज इन जीन एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इंटायरली ड्यू टू सैम्पलिंग एरर इज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है और इसमें जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है ये ड्यू टू सैम्पलिंग एरर आ रहा है। तो इसको हम क्या कहें? कोई रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, उसमें जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज में जो है चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो चेंज है ये सैम्पलिंग एरर की वजह से आ रहा है। तो इस तरीके के चेंज को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ दिए गए, इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड क्या होता है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जेनेटिक लोड का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में अनडिजायरेबल जीन्स का एक्युमुलेशन। कोई भी क्रॉप है, सपोज दैट कोई भी क्रॉप है, कॉर्न की ही क्रॉप ले लेते हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं इसमें, और अगर इस पॉपुलेशन में बहुत सारी वैरायटीज का जो एक पॉपुलेशन है इसमें सभी में अनडिजायरेबल जीन्स जो है एक्युमुलेट हो गए हैं, डिजीज ससेप्टिबिलिटी के लिए, इंसेक्ट ससेप्टिबिलिटी के लिए, या फिर अदर अनफेवरेबल कैरेक्टर्स के लिए जो है जीन जो है एक्युमुलेट हो गए हैं, निगेटिव जीन एक्युमुलेट हो गए हैं। मैक्सिमम जो जीन्स हैं वो अनडिजायरेबल जीन्स हैं, या फिर हम कहें जो भी पॉपुलेशन है हमारी उसमें सभी जो है खराब तरीके के लक्षण हैं। खराब तरीके के जीन होंगे तो खराब तरीके के लक्षण होंगे। तो जो भी हमारी मान लीजिए जो वैरायटीज हैं, पॉपुलेशंस है, उसमें पूरे जो है अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है एक्युमुलेट हो गए हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? जेनेटिक लोड कहेंगे। एक्युमुलेशन ऑफ अनफेवरेबल या फिर रिसेसिव या फिर निगेटिव जीन्स इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक लोड कहेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक लोड तो यहाँ पे है नहीं आंसर, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग एरर की वजह से जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में जो अंतर आ रहा है उसके रिगार्डिंग जो है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक इरोजन क्या होता है? देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जो है हम कुछ पर्टिकुलर हाइब्रिड्स का कल्टीवेशन करते जा रहे हैं, चाहे वो मेज की बात हो, चाहे वो सोरगम की बात हो, या फिर चाहे वो आपका जो है पैडी की बात हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम कुछ पर्टिकुलर हाइब्रिड्स को जो है लगाते चले जा रहे हैं, और जो हाइब्रिड्स हैं उनका जो पेरेंट है वो पर्टिकुलर एक निश्चित पेरेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें पैडी में, तो पैडी में जो है मोस्टली जो है IR8 से जो है जीन्स आए हुए हैं, और IR8 में जो है जीन्स जो आए हुए हैं वो DG वो जीन से आए हुए हैं। ये आपको पता है, जो डॉर्फिंग वैरायटीज थी, जापानीज वैरायटीज थी, DGO वो जीन, वहां से जो है ये जीन्स आए हुए हैं। सेमी डॉर्फ जो वैरायटीज राइस में बनी हुई हैं, या फिर हम अगर वीट की बात करें तो उसमें नॉरिंगटन से जो है ज़्यादातर जीन्स आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये जो हम प्योर लाइन्स या फिर जो हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर पेरेंट से ही जो है जीन्स आ रहे हैं, और हम उन्हीं को लगातार जो है कल्टीवेशन में ला रहे हैं, जिससे कि जो देसी वैरायटीज थी, जो लैंड रेसेस थी, जो कि विदाउट एनी साइंटिफिक इफर्ट्स के थ्रू जो है डेवलप हुई थी, तो उनमें वेरिएबिलिटी थी। जो देसी वैरायटीज थी उसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी थी, तो वो हेट्रोजिनस एक प्रकार से थी, अलग अलग तरीके की वैरायटी जो है देसी वैरायटीज कल्टीवेशन में थी। तो कहने का मतलब अगर कोई डिजास्टर आता था, कोई बीमारी आती थी, तो सारी की सारी जो देसी वैरायटीज हैं वो खत्म नहीं होती, क्योंकि वो सभी अलग अलग तरीके की। अभी क्या है कि हम एक होमोजिनस पॉपुलेशन को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, चाहे जो क्रॉप हो उसमें हम एक पर्टिकुलर जो है तरीके की वैरायटीज को ग्रो कर रहे हैं।
तो अब इससे हो क्या रहा है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, इसका लॉस हो रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैरायटीज ना कल्टीवेट करके हम कुछ सेम तरीके की वैरायटीज को कल्टीवेशन में ला रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इसका लॉस हो रहा है, और इसी लॉस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इरोजन कहते हैं। जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी में जो लॉस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इरोजन कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसी जो है कोई चीज यहाँ पे पूछी नहीं गई है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम रैंडम ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम रैंडम ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, और यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी पॉपुलेशन में जो सैंपलिंग एरर की वजह से जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज में अंतर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर रैंडम ड्रिफ्ट। जैसे सपोज दैट हमको जो है मान लीजिए 10 पौधों का डेटा लेना है, हमको जो है 10 प्लांट्स का जो है डेटा लेना है, और हमने जो है 5 प्लांट्स का जो है डेटा ले लिया, या हमने जो है 7 प्लांट्स का डेटा ले लिया। सैंपलिंग किसी तरीके से हमने जो है सैंपलिंग में किसी तरीके का एरर कर दिया, जैसे कि हमको जो है रैंडम सैंपलिंग करना था और हमने बायस्ड सैंपलिंग कर दी, हमने जो है बायस्ड सैंपलिंग कर दी। तो इससे क्या होगा कि जो जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं, जो रियल इंफॉर्मेशन है, वो जो है हमको ना मिल करके हमको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमको कुछ अलग जो है मिलेंगी, और इसी जो है एरर को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं या फिर रैंडम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में अगर सैंपलिंग एरर की वजह से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर रैंडम ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जेनेटिक बेस। जेनेटिक बेस क्या होता है, जो अलग अलग वैरायटीज किसी भी क्रॉप में कल्टीवेट हो रही हैं उसमें जो वेरिएबिलिटी है उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक बेस। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम एक F1 की बात कर रहे हैं, और ये जो F1 बना हुआ है ये P1 इंटू P2 से बना हुआ है। तो अब इसमें जो जीन्स हैं वो P1 और P2 के हैं, और लगातार हम जो है इसी को कल्टीवेशन में यूज कर रहे हैं। इससे भी मान लीजिए हमने जो है पेरेंट बना लिए, इसको ब्रेक डाउन करके हमने इसको पेरेंट बना लिए, फिर उसमें जो है क्रॉसिंग करके अगर हम जो है नया हाइब्रिड अगेन बना रहे हैं, तो जो एक प्रकार से देखा जाए जो जीन्स होंगे वो कुल मिलाकर के इन्हीं दो पेरेंट्स के होंगे। भले हम नए नए हाइब्रिड्स बना लें, इसको ब्रेक करें, इससे पेरेंट ड्राइव कर लें, और फिर जो है हम क्या करें, हम जो है इससे अगेन जो है हाइब्रिड बनाएं, लेकिन कुल मिलाकर के जो जीन्स होंगे वो जो है P1 और P2 के ही होंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो जेनेटिक बेस है ये नैरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अब सपोज दैट कि हमने बहुत सारे जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व कर लिए किसी भी F1 को बनाने के लिए, जैसे हमने डबल क्रॉस हाइब्रिड बना लिया, P1 इंटू P2, यहाँ पे F1 आ गया, P3 इंटू P4, यहाँ पे F1 आ गया। तो अब इन दोनों F1 का हमने क्रॉस करा दिया, तो ये जो F1 आया डबल क्रॉस हाइब्रिड आया, अब इसमें 4 पेरेंट्स का जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ गया है, जीन्स आ गए हैं। तो यहाँ पे इसके पास जो जेनेटिक बेस होगा ये ब्रॉड होगा, जबकि यहाँ पे जो F1 बना है इसके पास जो जेनेटिक बेस होगा ये नैरो होगा। ठीक है, तो मतलब कितनी तरीके के जो जीन्स हैं इसमें एक्यूमुलेट हुए हैं, अलग अलग तरीके के अगर जीन्स जो है एक्यूमुलेट हुए हैं किसी हाइब्रिड में या फिर किसी वैरायटी में। ठीक है, अब ये जो डबल क्रॉस हाइब्रिड बना है इससे हम जो है हाइब्रिड ब्रेक डाउन करके जो है इनब्रेड बना सकते हैं, प्योर लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स होंगे अब उनमें 4 पेरेंट्स के आए हुए हैं जीन, जबकि ये जो पहला पेरेंट था ये हाइब्रिड था, यहाँ पे 2 ही पेरेंट्स के जीन्स आए हुए थे। तो कहने का मतलब यह है जितना ज्यादा जो है जीन्स होंगे अलग अलग सोर्स से, उसका जो जेनेटिक बेस होगा वो उतना ज्यादा ब्रॉड होगा। और जब
जीन्स जो है कम जगह से आए हुए होंगे तो उसका जो जेनेटिक बेस कहलाएगा वो नैरो जेनेटिक बेस कहलाएगा। ठीक है, तो जेनेटिक बेस का कुल मिला के मतलब ये होता है कि जो अलग अलग वैरायटीज हम ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग हाइब्रिड्स जो ग्रो कर रहे हैं, उनमें किस तरीके की वेरिएबिलिटी अवेलेबल है, कितनी वेरिएबिलिटी जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेनेटिक बेस। अगेन ये दिया हुआ है जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब किसी भी कल्टीवेटेड वैरायटीज में जो वेरिएबिलिटी है वो रिड्यूस होती है, मतलब होमोजेनस पॉपुलेशन जो है लगातार जब हम ग्रो करते हैं तो वेरिएबिलिटी के लॉस से क्या होता है कि जो अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं इनके लिए जो है रेजिस्टेंसी भी खत्म हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वैरायटी 1 है, इसके पास अगर केवल एक ही डिजीज के लिए रेजिस्टेंसी है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी, या फिर वैरायटी 2 में डिजीज रेजिस्टेंसी 1 है, डिजीज रेजिस्टेंसी 2 है, बहुत सारी डिजीज के लिए रेजिस्टेंसी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। तो वैरायटी 2 जो है ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपेरिजन टू वैरायटी 1। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे सोर्स से जीन हैं, अलग अलग तरीके के जीन्स हैं, तो ये अलग अलग सिचुएशन में क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। ये वाली V2 अगर इसके पास अलग अलग सोर्स से जीन है तो ये अलग अलग सिचुएशन में क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। और जबकि ये जो V1 है ये अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई भी डिजीज आती है, कोई भी इंसेक्ट आता है तो ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ये जो है डैमेज हो जाएगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। मतलब अगर वेरिएबिलिटी कम हो जाती है किसी भी पॉपुलेशन में तो उसमें जो है डिजीज लगने के चांस बढ़ जाते हैं, उसमें इंसेक्ट लगने के चांस बढ़ जाते हैं, और अदर जो है प्रॉब्लम जैसे लॉजिंग हो गई या फिर साल्ट ससेप्टिबिलिटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और वो जो फसल है, वो जो क्रॉप है वो नष्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जेनेटिक वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।